नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान अलग अलग इलाकों में घूमते हुए, लगातार लोगों से बात करते हुए, विश्लेषकों से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए, नेताओं और उम्मीदवारों से बात करते हुए आज मैं फिर पहुंचा हूं रोहतक। सुबह मैंने रोहतक में बातचीत की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और उसके बाद अब शाम को दो खास मेहमानों के साथ एक जगह फिर पार्क में आया हूँ। वो खास मेहमान जिनसे पिछली बार भी हमने अपने YouTube चैनल पर बात की थी, एक हैं डॉक्टर सतीश त्यागी, जिन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ चौधर लिखा है। हरियाणा की राजनीति को 4 दशकों से जानते हैं, बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। 3 लालों का दौर भी देखा है, हुड्डा का भी दौर देखा है, और बीजेपी के 10 साल के राज के सारे पहलुओं को भी देखा है। दूसरे खास मेहमान हैं धर्मेंद्र कवारी साहब। इनका अपना YouTube चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, सही बोल रहा हूँ, और हरियाणा के हैं, रोहतक के हैं, तो जाहिर है मुझसे 100 गुना ज़्यादा हरियाणा को जानते हैं। तो मुझे लगा कि अब जब पूरा हरियाणा लगभग घूम लिया तो एक बार फिर इन लोगों के पास चलते हैं और समझते हैं इनके मुताबिक कि हरियाणा की तस्वीर अब क्या बन रही है, जब चुनाव प्रचार लगभग समापन की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी की आज आखिरी रैली हो गई पलवल में, और आखिरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारे हथियार और हथकंडों का इस्तेमाल किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दलित विरोधी कांग्रेस, आरक्षण विरोधी कांग्रेस, अंबेडकर को नेहरू ने हराया, न जाने किस किस दौर के किस्से कहानियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज हमलावर रहे। हमलावर होते होते हुड्डा सरकार को भ्रष्ट सरकार, करप्शन वाली सरकार, झूठे वादों वाली सरकार, ये सब कहते हुए दलित विरोधी सरकार। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहते रहे कि ये दलालों और दामादों की पार्टी है। कांग्रेस के राज में ज़मीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए या दामाद जी मालामाल हो गए। बहुत हमलावर होकर मोदी ने आज सारी बातें कही, लेकिन उनके भाषण के जोर में, भाषण के केंद्र में दलित एक अहम मुद्दा था, और इसलिए अंबेडकर का नाम भी बार बार लेते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि हरियाणा में लगभग 20-22% दलित हैं। पिछले चुनावों में अगर देखें, 17 सीटों में से कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें दलित रिजर्व सीटें मिली थी, जो रिजर्व सीटें हैं 17। तो इसलिए इस बार बीजेपी की आखिरी उम्मीद और पूरी उम्मीद दलित वोट पर है कि कुछ दलित वोट बटे, बीजेपी की तरफ आए, एक मुश्त कहीं दलित वोट अगर कांग्रेस को जा रहा है उसमें टूटन हो, ताकि बीजेपी का जो सपना है तीसरी बार ताजपोशी का, सत्ता में आने का, वो पूरा हो सके। क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हवा तो बीजेपी के खिलाफ है और हवा कांग्रेस की तरफ चल रही हो। हवा है, कितनी तेज हवा है उसको लेकर आकलन अभी करने का वक्त है, बाकी तो 8 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत में शरीक होने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था पलवल में, मैं उस भाषण से ही शुरू करूंगा ताकि उससे एक विश्लेषण निकले। उसमें उन्होंने, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इनके हिसाब से, चूँकि धर्मेंद्र कवारी जी बहुत घूमते रहे हैं हरियाणा में, अलग अलग जगह इन्होंने घूमा है, दौरे किए हैं, क्या ओवरऑल तस्वीर बनती है, क्योंकि 5 तारीख को पोलिंग के बाद शाम को एग्जिट पोल ऐसे भी आएगा। तो जो मोदी जी के निशाने पर कांग्रेस सरकार, करप्शन के मुद्दे पर तो बीजेपी लगातार रही है, अमित शाह भी, नायब सैनी भी, सब। और उसमें भी इस बार हाल के दिनों में शैलजा की नाराज़गी के बाद एक ट्विस्ट देने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि दलित विरोधी है। जो एक मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल आई, जो लगातार आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी राहुल गांधी कहते रहे, अब उसी को उन्होंने उलट के हथियार कांग्रेस के खिलाफ बनाना शुरू किया कि आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। तो ये जो दलित को लेकर मोदी जी आखिरी प्रयास कर रहे हैं, आखिरी भाषण था उनका, 4 सभाएं, क्या इससे चुनाव के नतीजे प्रभावित होंगे, दलित वोटर कुछ प्रभावित होंगे बड़े तौर? देखिए, इसका केवल इतना प्रभाव पड़ा है कि बीच में जो कोशिशें हुई थी भाजपा की ओर से दलित वर्ग को अपनी तरफ सेंध लगाने की, थोड़ा सा वो विफल हो गए सारे। और दलित एकदम आज इसकी डेट में मैं महसूस कर रहा हूँ कि पूरी तरह पोलराइज्ड हो गए। आज दलितों को इस बात की चिंता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ गई तो वास्तव में संविधान खतरे में है। और दलित समुदाय आज पूरा का पूरा प्रदेश का बहुत बड़ी संख्या में कंसोलिडेट हो गया टुवर्ड्स कांग्रेस। उनको अपने हितों की पहचान हो चुकी है। और जहाँ तक मोदी जी के भाषणों की बात है, 2014 में भी यही भाषण थे, 19 में भी यही भाषण है, 24 में भी यही भाषण है। और हरियाणा के लोग इतने जागरूक हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। वही दामाद वाले प्रश्न पर हरियाणा का आदमी प्रत्युत्तर पूछता है फिर से कि 10 साल आपके पास थे, आपने उस दामाद का इलाज क्यों नहीं किया?
पहले भी अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने 3D की बात की थी कि दामाद है, डीलर है और इस तरह की दिल्ली चीज़ें। का दामाद है, हाँ। दलाल है और डीलर है। डीलर है। तो अब लोग पूछते हैं कि यहाँ डोंकी सिस्टम है डी से, और फिर एक वो आ गया है ड्रग्स वाला आ गया है, एक डिमोलिशन आ गया कि अब सारी चीज़ों को डिमोलिश करते चले जा रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी शैलजा के साथ हुड्डा साहब के कथित मतभेदों को भुनाने की और इस तरीके से दिखाने की आरक्षण को राहुल गांधी ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के सारा बूमरैंग हो गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हरियाणा का दलित नहीं खड़ा। हाँ, तो एक तो दलित मुद्दा, दूसरी बात दलित की जब बात होती है तो फिर ये भी होता है कि एक दो जो गठबंधन है अभय चौटाला का बीएसपी के साथ और दुष्यंत चौटाला का आज़ाद समाज पार्टी के साथ, उनका भी गठबंधन, उनकी भी नज़र दलित वोट पर है और इसलिए मायावती की भी सभाएं हुई, आकाश आनंद की सभाएं, तो क्या दलित वोट, और एक समय में ऐसा भी नहीं, बीएसपी कुछ सीटों पर असरदार भी रही है, 98 में तो अम्बाला से एमपी हो गए थे, तो क्या दलित वोट उस तरफ भी बीएसपी वाले गठबंधन की तरफ या उस गठबंधन की तरफ भी जाएगा? सारा खींचतान दलित वोट को लेकर है। भाई ये पता है कि जाट की बड़ी तादाद कांग्रेस की तरफ जा रही है, उसको लेकर भी अभय चौटाला की दावेदारी होगी, लेकिन दलित वोट क्या वहाँ लगता है आपको? देखिए, दलित समुदाय बड़ी अच्छी तरह जानता है कि वो इनेलो या जजपा के साथ रह के उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो मुख्य धारा में रहना चाहता है, मुख्य धारा आज उसके लिए कांग्रेस पार्टी है। मुझे कतई इस बात में कहने में संकोच नहीं है कि इन दोनों पार्टियों ने जो ये गठबंधन करें, इनका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। किसी थोड़ा बहुत कहीं 100, 200, 500 वोटों का हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र, आप बहुत जगह घूम रहे हो और रोहतक की भी सीट है, एक रिजर्व सीट, अभी सीट का नाम क्या है? रोहतक की एक रिजर्व सीट है, हाँ, कलानौर, और रिजर्व सीट पर जाहिर है थोड़ी दलित तादाद ज़्यादा है। मेरे पास वक्त का, मैं कोशिश करूंगा कल जाऊं। हम हरियाणा के मुकम्मल तस्वीर पर आने से पहले, चूंकि दलित फैक्टर को बीजेपी सारी उसकी उम्मीद दलित फैक्टर पर है, और सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी उसमें भी वो फैक्टर बहुत अहम है। जब तक हुड्डा और उनके वोट बैंक से दलित नहीं जुड़ेंगे तब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो क्या लगता है? ये कॉम्बिनेशन तो एक्चुअली में लोकसभा में हो चुका सर। अभी 17 सीट हैं हरियाणा में, आप मेरे से लिखवा लो, 15 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। रिजर्व सीट की बात कर रहे हो? हाँ जी, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? 15 सीट सर। अच्छा, अब हाँ, रिजल्ट आएगा 8 तारीख को बात कर लेंगे। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जनता का है, इसलिए नहीं कि कांग्रेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए है कि वो बीजेपी से बहुत तंग है। ये पूरा का पूरा चुनाव मुद्दों पे था। मोदी जी ने इन सारे मुद्दों को कास्ट के ऊपर ला के पता नहीं क्या क्या पे फोकस करने की कोशिश की, लेकिन अब वो चलने वाले नहीं है। एक काम उनका रह गया इस चुनाव में, वो रोए नहीं। हरियाणा में आके थोड़ा रोते तो और ज़्यादा बेहतर होता। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की कोई क्रेडिबिलिटी हरियाणा में आज के दिन बची है। और ये जो पूरा चुनाव है, ये आइसोलेशन की प्रक्रिया में है सर, और हरियाणा का मतदाता ये डिसाइड कर चुका है कि मुझे किसको वोट देना है। या तो वो बीजेपी को वोट दे रहा है या वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, और ये ऑलरेडी कई दिन पहले डिसाइडेड है। मोदी जी इतनी सारी जनसभाएं ना करके जाते, तब भी जिन लोगों को बीजेपी को वोट देना है वो ऑलरेडी मन बना चुके हैं, वो बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये जनसभाएं ना करते, राहुल गांधी के आने का एक फ़ायदा ज़रूर कांग्रेस को हुआ है कि जो शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के जो हाथ उन्होंने मिलवाए हैं, उनसे उनका जो थोड़ा मतदाता जो भ्रम में था, वो भ्रम सारे टूट गए हैं। और आज तो उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे बब्बर शेर हैं, कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं तो मैं इनको इकट्ठा कर देता हूँ। तो मोदी जी हों, राहुल जी हों, हरियाणा की जनता ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुकी है कि हमें ये सरकार बदलनी है, वैसा माहौल है। और अगर अब कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती तो फिर कांग्रेस कभी नहीं बना सकती। आप ये देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस चुनाव को समझने की कोशिश करिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 75 पार का, उनकी 40 सीटें आई। 40 सीटें भी इसलिए आई क्योंकि 30 से ज़्यादा सीटें अदर्स के कैंडिडेट खड़े करके बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से वो सीटें छीन ली। इस बार तो उन्होंने टारगेट ही 40 सीटों का रख लिया। जब 75 का नारा रख के वो 40 पे आए हैं, तो 40 का नारा रख के आप अंदाज़ा लगाइए वो कहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ, उनकी मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, कोई भी हरियाणा के नेता हों, उनकी हरियाणा में सरकार बचाने की कोशिशें नहीं हैं, बुरी हार से बचने की कोशिशें हैं कि ये इतना बड़ा मैसेज ना चला जाए कि हरियाणा की जनता ने इनको पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। ये साफ़ होने से बचना चाहते हैं, माफ़ी की प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं। ये कहते हैं हमें माफ़ कर दो, साफ़ मत करना, बस इतना ही है। ये बात जो आपने कही ना 2019, मैं भी अपने वीडियो में कहा कि भाई 2019 में जब 5 ही साल हुए थे खट्टर के और उतनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जो अभी है,
वादा खिलाफी की उतनी लंबी लिस्ट नहीं थी जो अभी है। किसान आंदोलन नहीं हुआ था जो 2020-21 में हुआ। पहलवानों की नाराज़गी और आंदोलन नहीं हुआ था जो पिछले साल हुआ। और तमाम मुद्दे जो पिछले साल आए, पिछले सालों में आए। अग्निवीर का मुद्दा तब नहीं था 2019 में जो अग्निवीर का मुद्दा बना। तो ये सारे मुद्दे 2020 से लेकर 2024 के बीच के मुद्दे हैं। तो जब ये सारे मुद्दे नहीं थे, एमएसपी को लेकर इस तरह से आंदोलन नहीं था, जवान किसान पहलवान ये मुद्दा केंद्र में नहीं था, बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, तब अगर मनोहर लाल खट्टर की सरकार को 40 सीटें आई 90 में, तो अब तो 10 साल बाद बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जाहिर है 40 तो अकल्पनीय है माले। बिल्कुल जी, 40 सीटें इनकी जो इन्होंने टारगेट रखा है, इसको 75 वाले रेशो से घटा लो सर। आज के दिन हरियाणा में बीजेपी बुरे से बुरी सिचुएशन में 15 सीट पे है, अच्छे से अच्छे सिचुएशन में ये 25 पे है। 25 से ऊपर अगर सीटें चली जाती हैं तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि 20 साल से कैसे जर्नलिज्म में देख सुन रहा हूँ, कैसे लोगों को आप रैंडमली 10 आदमियों को अभी पार्क में खड़े होकर बुला लें और उनसे पूछ लीजिए। ये मत पूछिए कि किसकी सरकार बन रही है, आप ये पूछिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। 10 में से 8 या 9 लोग आपको कहेंगे कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ये बदलाव का दौर है सर। कांग्रेस नहीं, वो तो समझोगे इस पार्क में 10 में से 9 लोग करें, वो रेशियो नहीं होगा कि भाई 90 में मतलब 9 सीटें सिर्फ बीजेपी को आएगी, कोई 80 कांग्रेस को आएगी। वो रेशियो तो चलो हो सकता है, ये मोहल्ले में ऐसे लोग हों। 22 जगह पे ऐसे कैंडिडेट इन लोगों ने अदर्स पे सारी उम्मीदें जो हैं हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की अदर्स पे टिकी हुई हैं कि जहाँ पे बायोपोलर चुनाव होता है, जहाँ आमना सामना बीजेपी का और कांग्रेस का होता है सर, वहाँ बीजेपी किसी सूरत में चुनाव नहीं जीत रही। बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतती हैं जहाँ बीजेपी हो, कांग्रेस हो और एक अदर्स हो, और अदर्स भी अच्छे खासे वोट ले रहा हो, 30,000 से ऊपर का मार्जिन हो, तब बीजेपी उन सीटों को जीतती है। अभी प्रदेश में 10-12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अदर्स का बड़ा फैक्टर है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। हालांकि उन्होंने कोण बनाने की कोशिश की, इनेलो का बसपा से गठबंधन करवाया, दुष्यंत का। अब आप देखिए उचाना में दुष्यंत क्या कह रहा है, दुष्यंत कह रहे हैं कि रोड रोलर बिना चाबी के स्टार्ट नहीं होता। वो भी निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि खुद चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं। रोड रोलर किसी का चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट का कह रहे हैं कि वो चाबी के बिना स्टार्ट नहीं होगा। तो कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने की कोशिशें इस सूरत में चल रही हैं कि अदर्स को अच्छे खासे वोट मिल जाए, वहाँ से बीजेपी की सीट निकाली जा सके। सिर्फ इस पूरा गणित इस चुनाव पे है। त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है? अभी देखिए जो जितने कहें जितने विश्लेषक हैं ज़्यादातर सबकी राय मोटे तौर पर यही है कि सरकार तो कांग्रेस की बनती दिख रही है साफ साफ। अब वो 46 से बने, 50 से बने, 55 से बने, 56 से बने या 60 से बने, यही सारी बातें हो रही है। कोई प्रेडिक्शन विश्लेषक ज़्यादातर वो नहीं करें। अगर कोई पक्के वाले बीजेपी समर्थक हों अलग बात है, तो सब यही करें कि यही दिशा जा रही है। बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर हैं, प्रवक्ता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में यही कह रहे हैं कि हम तो बाहर जा रहे हैं। ये लग रहा है अब कितने से बाहर जाएंगे वो बात। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा को भांप नहीं पा रहे, होने वाला कुछ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज मोदी जी ने जो भाषण दिया पलवल में, उन्होंने कहा क्या हुआ था, ऐसे ही माहौल बनाया था मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और उसके बाद सब खत्म हो गया मध्य प्रदेश राजस्थान में, धड़ाम हो गया। यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। यहाँ भी सब धड़ाम होने वाला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दीवारों पर लिखी हुई इबारत जो दिख रही है दरअसल उसके पीछे कुछ और है? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश का जिक्र करके मोदी जी ने अपने आप को संदिग्ध बना लिया, क्योंकि हरियाणा के लोग बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई खेला हुआ है। कमलनाथ का जिक्र यहाँ बहुत दिनों से हो रहा है हरियाणा में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमलनाथ वाली स्थिति में तो नहीं आ रहे। लोग मध्य प्रदेश के गेम को यहाँ हरियाणा वाले खेल से भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मोदी जी का ये कहना कि मध्य प्रदेश, इसके अर्थ दूसरे लिए जा रहे हैं कि आप लोग कहीं भी वोट कीजिए, सरकार तो हम बना लेंगे। और जो जेपी दलाल के केंद्रीय मंत्री का जो कैबिनेट रैंक के मंत्री, उन्होंने जब ये कहा था कि हमारे वाले तो 6 महीने में सरकार गिरा देंगे और हम अभी बनने ही नहीं देंगे, उनका अर्थ एक तरीके से ये था कि अगर आप कोशिश भी करोगे तब भी गिरा देंगे। तो हरियाणा के आदमी ने इस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से लिया है कि हमारे जनमत को कहीं छीनने का प्रयास है। और मोदी जी के ये जो कहा उन्होंने मध्य प्रदेश की बात, इससे एक ही संदेश गया है कि आप कुछ भी कर लें, ये धड़ाम से गिर जाएगा। तो लगातार मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लगी हुई है। उसके अंदर वो उत्साह ही नहीं है चुनाव जीतने वाला। उनको पता है कि उनकी क्या हालत आ रही है, तो बस उनकी कोशिश ये है कि कम से कम नुकसान हो और एक सम्मानजनक हार का वो सामना करना पड़े उनको। मोदी जी शायद या तो समझ नहीं पा रहे हरियाणा के माहौल को ठीक से है क्या, या उनके दिमाग में कोई और योजना चल रही है। यहाँ इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि कोई त्रिमूर्ति है दिल्ली में जो बहुत सक्रिय हो गई यार, वो बड़े पैमाने पर वहाँ पैसा बांटा जा रहा है,
कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट्स को पैसा दिया जा रहा है कि आप ये लीजिए और बैठ के चुपचाप। और जो राहुल ने बताया कि ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम तक उन्होंने जिक्र किया, तो बी सी डी ई है। तो हर लेवल पे भाजपा की ये कोशिश है कि इलेक्शन को साबोटाज किया जाए, और इस खेल को, इस क्रीड़ा को हरियाणा के लोग बखूबी समझ रहे हैं। अच्छा, शुरू में जो मैंने दलित वाला आपसे बात की कि भाई जैसे मैंने आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उसका जिक्र किया कि जिस ढंग से राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसे करके हाथ मिलवाया, तो हाथ मिलवाया ये संदेश देने के लिए कि जो उनकी नाराज़गी थी, जिस ढंग से वो 10-12 दिन घर में बैठ गई थी, जिस ढंग से उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान भी आया था नारनौल से, शायद ना नारनौल से, तो वो सबको रफू किया जाए अगर है तो क्या वो रफू हो गया जो कांग्रेस को नुकसान की आशंका थी, या अभी भी मोदी भाषणों में अगर दलित और इस तरह से आपसी गुटबाजी और ये सब कर रहे हैं उससे कुछ नुकसान की गुंजाइश कुछ है? हालांकि शुरू में आपने जवाब दिया, लेकिन फिर शैलजा के संदर्भ में बहुत हद तक वो रफू हो चुका है, और शैलजा जी को भी ये पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाली नहीं है। असलियत तो ये है, और उनका समुदाय भी जानता है। उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उनको पता था कि वर्तमान परिस्थितियों में संभव है नहीं। शैलजा के साथ जो कथित नाराज़गी की बातें थी, राहुल गांधी जी ने जो उनके हाथ मिलवाए हैं, उसका एक बड़ा अच्छा मैसेज लोगों में गया है कि अब सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। और दलित समुदाय सच में इतना ही नाराज़ था बस। अब उन्हें लगा कि इन दोनों नेताओं के ऊपर कोई एक नेता है। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रचार कर रही थी कि राहुल गांधी की तो कोई सही नहीं है, राहुल गांधी तो विदेश चले गए, ये सोच के कि इनका झगड़ा खत्म ही नहीं होने वाला, या वो सारा अधिकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का खूब जम के प्रचार किया। राहुल गांधी के इस एक्शन से लोगों में ये मैसेज गया है कि बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी प्रोजेक्ट की गई है, और शैलजा और हुड्डा के बीच के मतभेद फिलहाल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और अगर कभी ऊपरी का दिखावटी तौर पर खत्म हो गए एक होंगे, और बड़ी बात है मतभेद कि तो आप खत्म हो नहीं राहुल सकते। गांधी जी की भाषा देखिए, वो कह रहे हैं कि 36 बरादरी की सरकार बनेगी, किसी एक वर्ग विशेष की सरकार नहीं होगी। फिर वो दूसरे संदर्भ में बात करते हैं कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, वो 36 बरादरी को देंगे और मेरिट पे देंगे। तो वो एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसमें किसी एक का वर्चस्व नहीं होने वाला। वो इसलिए कि बीजेपी इसी को इशू बना रही है कि अगर बनेगी तो रोहतक बेल्ट, जाट लैंड, जाट ऐसे लोगों का होगा। ये अमित शाह ने भी कहा कि एक जाति के लोगों को नौकरियां मिली, तो उसी का काउंटर नैरेटिव बनने में राहुल गांधी बखूबी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों को राहुल गांधी पे भरोसा भी है कि अगर ऊपर कोई बैठा है जिसके हाथ में कमान असल में, जिसका ये प्रचार किया जा रहा था कि वो हार के बैठ गए, अब उनको ये लगा है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी या दलित समुदाय के अन्य किसी समुदाय के अधिकारों पर कोई डाका पड़ता दिखेगा तो राहुल गांधी इंटरवीन करेंगे। और अंजुम जी, मैं एक बात बता दूं, ये राहुल की कांग्रेस है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है, राजीव गांधी की कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी की एक अपनी किस्म की क्रेडिबिलिटी है जो शायद उन नेताओं के साथ नहीं थी। अगर राहुल कुछ कहते हैं तो दैट मैटर्स अ लॉट, उसमें एक वजन है। और रही बात ये कि आज जो मोदी जी की लोकप्रियता, आप देख लीजिए, आपने सारी सभाएं कवर की हैं, उनकी क्या लोगों का रिस्पांस है, कितना उत्साह है। लेकिन राहुल गांधी की सभाओं में तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं सारी। और राहुल गांधी एक कनेक्ट अपना लंबे समय से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में आए हो, धान की रुपाई करी हो, या जो आपका ड्रग वाला मामला है, तो हरियाणा की उन्हें समझ है और हरियाणा के लोग उनसे एक अपनापन महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको खारिज कर रहे हैं। तो ये अपनापन हरियाणा का आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको, आज भी मोदी जी से महसूस नहीं करता इस चीज़ को। हाँ, लेकिन हरियाणा की जनता ने ही मोदी जी को 2019 में 10 में 10 सीटें दी थी। हाँ, तो वो एक जुड़ाव तो रहा होगा, तभी उतनी सीटें मिली। और अब मैं ये एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा, अब चूँकि आकलन कयास सब लोग लगा रहे हैं, इन्होंने कहा कि 25 सीटें शायद आपने कहा बीजेपी के लिए। अधिकतम से अधिकतम जी, बहुत बढ़िया ढोल बजा देने चाहिए उनको इस पर। हाँ, आप आज की तारीख में क्या कहने की स्थिति में, क्योंकि अब लगभग मान लीजिए चुनाव प्रचार समापन की देखिए, हो रहा है। पहले दिन से मेरी तो एक अप्रोच रही है कि 55 और 65 के बीच कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, और मैं आज भी इस स्टैंड को बदलने वाला नहीं हूँ। जहाँ तक आपने बात की थी कि जो रिजर्व सीटें, उनकी क्या बात है, वो रिजर्व सीटें हर एक सीट पे जाट मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या है कि वो एन ब्लॉक वहाँ जा रहा है कांग्रेस का, तो उसको बड़ी ताकत दे रहा है। वो संख्या वहाँ जाकर बढ़ जाती है सारी। अगर हम रोहतक जिले की बात करें, कलानौर की सीट, तो ये 40-45 हज़ार प्रतिशत वोट जाट समुदाय का है, और वो एन ब्लॉक वहाँ जा रहा है कांग्रेस कैंडिडेट के साथ। और अन्य समूह में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कांग्रेस को खारिज किया गया, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 30% हुआ है। तो कुल मिला के जो संख्या बढ़ती है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा है। अब ये है, आप कहाँ घूमे, पहले आप बताओ कहाँ मैं गए? भिवानी गया हूँ, हाँ। मैं हिसार गया हूँ, मैं सोनीपत गया हूँ, झज्जर गया हूँ, मैं महेंद्रगढ़ गया हूँ,
और आज मैं महम भी गए थे, फतेहाबाद गया हूँ, महम गया हूँ। ये तो सराउंडिंग, ये तो दिन में 2 बार चक्कर लगा देते हैं, ऐसा कोई तो वो नहीं है। इतना घूमने के आधार पर क्या कोर इशू जो लगता है, जिसके आधार पर ये लगता है कि बीजेपी जा रही हो आ रही है, वही जो इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं, किसान जवान एंटी इनकम्बेंसी, या बहुत लोग जैसे कहते हैं ऊब गया, अब हो गया, अब इसको बदलना चाहिए? अभी सर जो ये 7 गारंटी कांग्रेस ने दी हैं, एक तो ये गारंटी बहुत बड़ा सपना सा दिखाती हैं लोगों को। जैसे आप तपती धूप में चल रहे हो, थोड़ा सा एक पेड़ मिल जाए, थोड़ी छाया में बैठने की कोशिश करो, वैसा है स्वर्ग लोग का आवाज सा करा रही हैं लोगों को। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं नहीं, कर वो तो पाएंगे। मोदी ने आज भाषण में कहा कि भाई इन्होंने कर्नाटक में इनकी सरकार है, हिमाचल में सरकार है, जो वादे किए, जो वादे करके आए, वो वादे पूरे नहीं हुए, वहाँ वो गुब्बारा फुलाया और यहाँ आके फिर हरियाणा वालों को मूर्ख बना रहे हैं। मोदी का आज है भी सर, भाषण था। ये चुनौती है कांग्रेस के सामने। जो वादे इन्होंने कर रखे हैं वो वादे पूरे कर भी पाएंगे या नहीं कर क्योंकि पाएंगे। बार बार ये सवाल उठता है ना कि जब यहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ गारंटियाँ लेकर आ जाते हैं, जहाँ चुनाव के बाद जीत गए वहाँ लागू तो नहीं किया बहुत जगह की, वो नहीं, कहानी है। देखिए सर, मोस्टली गारंटी अगर आप देखोगे कर्नाटका में लागू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी जो गारंटी है इनकी ओपीएस है, वो सारी जगह लागू करते हैं ये लोग। इसके अलावा जो पेंशन है सर, पेंशन तो दूसरी पार्टियों को भी इतनी इंक्रीज करनी थी, वो ऑलमोस्ट गारंटियाँ ये पूरी कर पाने की स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें लोग ये डिसाइड सा कर चुके हैं कि नहीं, अब थोड़ा सा एक बदलाव करके देखते हैं। कोई ऐसा कोर, अगर ये 7 गारंटियाँ नहीं भी देते तब भी इनकी सरकार आने वाली थी सर। कांग्रेस का माहौल था, माहौल और मैनेजमेंट की लड़ाई। आप ये देखिए, जिस दिन टिकट वितरण हुआ था उस दिन 8 या 9 सीटों पे बीजेपी जीत रही थी। आज हम उनकी 25 तक तो ले जा रहे हैं उनको। तो उन्होंने नहीं, 8-9 आप ले जा रहे थे ना, उन्होंने भाई उसको इंक्रीज किया है। हाँ। वो सर मैं इसलिए ले जा रहा था क्योंकि हरियाणा की तासीर मुझे पता है। जब मोदी जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में आप तुलना नहीं कर सकते सर। हरियाणा और पंजाब ने इनके साथ जो किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। 3 कृषि कानूनों को लेके ये जब आए थे तो मोदी जी झुकते नहीं है, मोदी जी ये नहीं करते, मोदी जी झुके ना। तीनों कृषि कानून वापस लिए, वो किसकी वजह से लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। पंजाब में माहौल आम आदमी पार्टी का था, क्या रोक पाई बीजेपी वहाँ पे? ऐसा नहीं है। बीजेपी कोई सुपर पावर नहीं है सर। अगर लोगों के दिल से उतर गई है कोई बात तो आपको उस पर दोबारा से लौटने में वक्त लगता है। हो सकता है 5 साल बाद बीजेपी दोबारा से आ जाए। हरियाणा में बीजेपी 2014 में पहली बार सत्ता में आई थी। ये कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं था जहाँ 5-5 साल में, 10 साल में बदलते रहते हैं। हरियाणा में तो बीजेपी अपनी पौधा है, जड़ें जमाई है 10 साल में। अब थोड़ा सा छंगाई कटाई हो जाएगी, फिर उभर जाएंगे। तो अब जैसे जहाँ जहाँ गए, जैसे भिवानी गए आप, तोशाम का जिक्र किया आपने, तो जरा जहाँ जहाँ गए उस सीट का बताओ। सर तोशाम में 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। किरण चौधरी जी लगातार 4 बार की विधायक, 4 बार की विधायक हैं, वो उनके सरकार पहले में भी सुरेंद्र रही सिंह रहे, हैं। उनके पहले 5 बार बंसीलाल रहे। तोशाम में अभी तक क्या होता है सर, जो वोटर था उसको 2 लोगों में से एक को चूज करना होता था। या तो मैं बंसीलाल परिवार को वोट दूंगा या मैं बंसीलाल परिवार को वोट नहीं दूंगा। एंटी बंसीलाल परिवार वोटर हमेशा वहाँ ज़्यादा रहा है। लेकिन क्या होता था, एंटी बंसीलाल वोटर 2 जगह बढ़ जाते थे और बंसीलाल परिवार हमेशा चुनाव जीतता रहा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ वोटर के सामने ये कन्फ्यूजन नहीं है, उसको बंसीलाल परिवार में से ही एक आदमी चूज करना है। चूँकि बहुत सारा 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो सरकार आ रही है उसमें वोट डालते हैं। हरियाणा में कहावत है सर, आर में वोट नहीं डालेंगे, आर में वोट नहीं गिराएंगे। तो वो उनको लग रहा है सरकार आ रही है, वोट मुझे बंसीलाल के पोते को दूं या बंसीलाल की पोती को दूं। तो उनके सामने ज़्यादा सा कन्फ्यूजन नहीं है। वो पोती को छोड़ के अगर पोते को भी चुन लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं तो है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, वहाँ बहुत टफ फाइट है। पर अनिरुद्ध चूँकि कांग्रेस का माहौल है इसलिए आज के दिन एज पे दिखाई देते हैं। और भिवानी, भिवानी में एक ऐसे आदमी चुनाव लड़ रहे हैं सर जो बहुत गरीब हैं और साइकिल पे चलने वाले हैं। कॉमरेड ओम प्रकाश। एक ही सीट कांग्रेस ने छोड़ी है 90 में से, 89 पर कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन के नाते एक लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ी है। हाँ। और दूसरी तरफ 3 बार के विधायक हैं घनश्याम सराफ, बहुत धनाढ़ आदमी हैं। ये चींटी और हाथी का मुकाबला है सर। अक्सर चींटियां हार जाया करती हैं लेकिन कभी कभार सूंड में घुस जाया करती हैं। तो भिवानी का तो ये माहौल है। और महम में बहुत टफ फाइट है सर। कांग्रेस और निर्दलीय बलराज कुंडू के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन चुनाव में वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो इश्यूज ये हैं कि जो बलराज कुंडू जो काम कर रहा है, कांग्रेस को उसके खिलाफ जाके बात करनी पड़ रही है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू उसमें है। और यहाँ हिसार, जहाँ सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही हैं और कमल गुप्ता जी को तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी की रैली में कितना एक जलील सा ही उनको किया गया, उनका पोस्टर तक कोई फोटो नहीं था।
ये बीजेपी ने ऐसी 20-22 सीटों पे किया है जहाँ पे खुद के कैंडिडेट को डमी उतारा गया है, दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया है। हिसार भी उन्हीं सीटों में से है। ऐसा नहीं है कि उनके पास वो सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दे सकते थे। सावित्री जिंदल को अगर बीजेपी की टिकट देते तो वो जीतना मुश्किल था। अब सावित्री जिंदल को निर्दलीय लड़ाया जाएगा ताकि वो बीजेपी के सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा जीत भी रही है, हाँ? जीत भी रही है, कोई दिक्कत नहीं। जुलाना यहाँ से बहुत नज़दीक है, जिंद की सीट है, हो सकता है मैं जुलाना जाऊँ। तो जुलाना में विनेश को लेकर बीच में कहा गया, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया जुलाना पर की सीट एक ऐसी सीट है सर हरियाणा में जिस पे सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुए हैं। मतलब इस सीट पे जितने ज़्यादा चीज़ें चली हैं, शायद कॉन्स्पिरेसी किसी थ्योरी सीट पे- बहुत चल हाँ, रही है। जैसे लेकिन सुरेंद्र लाठर को लेके चला, वो आ गए तो इसलिए जाट कुछ उधर जाएंगे। 8 तारीख को सर टीवी पे सब लोग देख लेंगे, विनेश फोगाट वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। कोई दिक्कत नहीं है उसके चुनाव जीतने में। और जींद का जिले की अगर जींद जिले प्रॉपर जींद में बहुत फाइट है सर। उचाना में त्रिकोणीय मुकाबला है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनके सामने वीरेंद्र घोगड़िया निर्दलीय हैं और देवेंद्र अत्री बीजेपी के हैं। बहुत टफ मुकाबले वाली सीट है। वीरेंद्र सिंह को चूँकि एक्सपीरियंस है 50 साल का और सरकार थोड़ी सी आती दिख रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ जा चुके हैं, शैलजा वहाँ जा चुकी हैं, थोड़ा एज उनको है, पर मुकाबला टफ है। और लाडवा मुख्यमंत्री जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया पे लिखा था कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनको तुरंत रैलियां छोड़ के अपना चुनाव प्रचार संभालना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को जिताने के चक्कर में खुद भी हार जाएं। लाडवा में मुकाबला बहुत फंसा हुआ है सर, और कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। सिटिंग सीट कांग्रेस की है। मेवा सिंह शायद मेवा सिंह एक बहुत लो प्रोफाइल आदमी है, लेकिन उनकी जनता में पकड़ है, बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। मैं लाडवा कई बार गया हूँ, तो वो जो उनकी यूएसपी है वो उनके चुनाव में काम आ रही है। और अब आप देखना कि ये जो 2 दिन बचे हैं, इसमें आप मुख्यमंत्री जी को वहाँ घर घर घूमते हुए देखोगे। वहाँ इनका चन्नी का नाम इनको दिया गया है कि ये कहीं अगले चन्नी ना हो जाएं, तो वहाँ टफ मुकाबला है। सतीश त्यागी जी, ये बताइए कि जैसे इस चुनाव के बाद जो ये चुनाव के नतीजे जो आप लोग अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मान लो कांग्रेस की अगर आती है तो, लेकिन यहाँ से 2 चीज़ें और तय होगी कि जो हुड्डा, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, पहले तो ये इसमें कोई है कि ऐसा भी कोई मुमकिन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई तरीका निकालें कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाए, या फिलहाल शायद मुझे ये लगता कोशिश नहीं। करते नहीं दिखते कि अभी विधायकों को समझना है किस तरह का चीज़ें आएंगी। तो अभी तो शुरुआत में तो मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा ही शपथ ग्रहण करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो जितने वादे किए हैं, 100-100 गज के प्लॉट देने से लेकर 2 लाख नौकरियां, जो भर्तियां बहाल करने से लेकर, पेंशन जो बुजुर्गों के पेंशन बढ़ाने से लेकर वो 7 गारंटियां, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हरियाणा की सरकार जो अब बनेगी। और उस सरकार के जो खजांची हैं और खजाना पर जो बोझ होगा वो बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक दौर अब ऐसा हो गया कि फ्री 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 फ्री, और उस फ्री में 300 यूनिट बिजली फ्री, उस फ्री में प्रतियोगिता भी है। जैसे मेरे ख्याल से कोई पेंशन में शायद 100 रुपया बढ़ा दिया बीजेपी ने, शायद 2000 महिला वाले में कुछ है 2100 बीजेपी ने कहा हम 2100 हाँ, देंगे। 2000 इन्होंने कहा, उसने 21 कर दिया। तो ये बड़ा कंपटीशन भी है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए चुनौती है, लेकिन आप इसमें बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है। हाँ, आमतौर पर नेता क्या करते हैं हरियाणा में कि पहली कलम से ये कर दूंगा, तो पहली कलम से कुछ भी करने का वादा नहीं किया। अगर इसमें से बुढ़ापा पेंशन भी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दी, तो हर घर में एक बूढ़ा है या 2 बूढ़े हैं, तो 6 से 1000 या 12,000 की जब राशि जाएगी तो लोगों को शांति हो जाएगी कि अब चीज़ें सेटल हो रही हैं धीरे धीरे। चूँकि टाइम बाउंड नहीं तो 5 साल का टाइम, और मनोहर लाल जी ये कर चुके हैं, जो किस्तों में उन्होंने बढ़ाया हर साल अपना पेंशन वाला मामला, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो लोगों को पता है, वो भी समझते हैं कि क्या व्यावहारिक चीज़ें हैं इसकी। दूसरे हरियाणा पे इतना बड़ा कर्ज है, 3.5-4 लाख करोड़ का कर्ज है, इससे भी टैकल करना है। तो मुझे ये लगता है कि जो बना है सारी की सारी गारंटियाँ, इन पे पहले अध्ययन हो चुका है, ऐसी नहीं कि हवा में मार दी गई हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि हम सरकार में आ रहे हैं, तब आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ता है गारंटियों के प्रति। ये गारंटी जुमले नहीं है अमित शाह के, या जो उन्होंने कह दिया ये तो चुनाव में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ इन चीज़ों का महत्व भी है। और अगर कांग्रेस को भविष्य की राजनीति करनी है, या हुड्डा साहब ने दीपेंद्र के लिए आगे 20-30 साल की राजनीति का द्वार खोलना है, तो इन चीज़ों को तो देर सवेर करना ही पड़ेगा। तो इसमें
जैसे एक तो यहाँ से 5 साल बाद की राजनीति अगर देखें हरियाणा की, तो ऐसे भी जनरेशनल चेंज हो जाएगा। जो पुराने लीडर सब किनारे होंगे, अभय चौटाला की अगली पीढ़ी होगी, दुष्यंत ऑलरेडी है, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आ जाएंगे, तो जनरेशनल चेंज देखेंगे। अभी 77 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। एक और चेंज होगा इसमें। हाँ। ये बहुत सारे नेता तो रिटायर होंगे। हाँ, माइक लीजिए आप। हाँ, 2024 में हरियाणा में परिसीमन हो जाएगा, तब तक 2029 में विधानसभाएं बढ़ जाएगी। 124 विधानसभाएं हो जाएंगी, 15 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेके अभय चौटाला, इस दौर के सारे नेता, रणदीप सुरजेवाला, सब लोग, किरण चौधरी रिटायर हो चुके होंगे। तो हरियाणा का जो भविष्य है वो बिल्कुल नए हाथों में 2029 में आएगा। पुराने सुरमाओं को इस बार अधिकतर को तो ये जनता निपटाने वाली है। जो बच जाएंगे वो 2029 तक बाहर हो जाएंगे। तो 2029 का जो हरियाणा है वो बिल्कुल नए और युवा हाथों में आने वाला है। तो अगर पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखें तो 2029 में हरियाणा में पॉलिटिकल अच्छे लोगों के आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये सब इनके नामो निशान मिट जाएंगे तब तक। नहीं, लेकिन किन के नामों निशान में ये जितने लाल और जितना पुराने धुरंधर नेता हैं, ये सब लेकिन भाई अगली पीढ़ी को लॉन्च तो कर दिया है। भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई ने, भजन लाल की तीसरी पीढ़ी, ओम प्रकाश चौटाला की तीसरी पीढ़ी, वो दुष्यंत और दिग्विजय पहले से हैं, अब अर्जुन चौटाला भी मैदान में है, तो तीसरी पीढ़ी में निशान तो बचे रहेंगे सर। है? निशान तो बचे ही रहेंगे। 2029 में जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, अगर इस बार कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये हमारा अंतिम चुनाव है और एक सहानुभूति उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर हम परिदृश्य से क्या बने। 2029 के चुनाव में ऐसे लोग बिरले ही मिलेंगे, शायद ना मिले कोई जो ये कहे कि मेरा आखिरी चुनाव है और आप मुझे एक तरीके से, या जो हरियाणा में कहते हैं ना कि उपले दे देना या वोट दे देना, इतना इमोटिव कुछ नहीं होने वाला। और अपने परिवार तो उन्होंने स्थापित कर ही दिए। मच्छर बैठ रहा है, मेरा उस पर ध्यान था। हाँ, ये डेंगू नहीं है। हाँ। तो पूरे आश्वस्त हैं। अब कुलदीप बिश्नोई तो बहुत, ही इज टू यंग, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बेटे को ला रहे हैं वो तो रणदीप सुरजेवाला कहते रणदीप सुरजेवाला भी। हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगले चुनाव में ये जो अपने बेटों को अब लाए, इनको ये लग रहा है कि तुम्हारी इनिंग अभी खत्म हो रही है, अब या तो बेटे की लड़ाई, उसकी राजनीति करेंगे, अपनी करेंगे। तो इन सब ने ये महसूस कर लिया है। किरण चौधरी भी इसी स्थिति में है, 70 पार कर चुकी हैं सारे के सारे। तो हरियाणा चौधरी को इसलिए उन्होंने भी आगे तो ये कि कोई अपने आखिरी चुनाव की गुहार नहीं लगाएगा इस तरीके से कि मुझे आप वोट दे दीजिए। और दूसरे, जो हरियाणा नए लोगों के हाथ में आएगा, लेकिन हमें कामना ये करनी चाहिए कि उसमें परिवारवाद का बहुत असर रहेगा। और ये लोग जो अब तक मैंने इनकी राजनीति देखी है, ये अपने बाप से 2-4 कदम आगे ही हैं इन मामलों में। मतलब ऐसे नहीं है कि बाप खराब थे तो ये बहुत ज़्यादा प्रगतिशील लोग हैं और सुधारवादी हैं। मैं देख रहा हूँ हरियाणा में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत है जो अमेरिका से पढ़ कर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला MP है वहाँ से, और दीपेंद्र हुड्डा केलॉग यूनिवर्सिटी के MP ग्रेजुएट हैं। नवीन जिंदल भी विदेश से पढ़ के आए हैं। श्रुति भी लंदन से पढ़ के आ रही है। ब्रजेंद्र सिंह भी लंदन से पढ़ के आ रहे हैं। JNU के भी प्रोडक्ट हैं। IAS थे वो तो। हाँ, लेकिन आप इनसे कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद मैं तो नहीं कर रहा। नहीं, इन सब के घर में एक तैयार हो रहा होगा नेक्स्ट जनरेशन हाँ, का, जो बिल्कुल तैयार हो रहा है। 34 में लड़े चाहे 39 में लड़े। अंजुम जी, बिल्कुल लाइटर टोन में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी नेता के यहाँ धृतराष्ट्र की तरह 100 पुत्र हों तो सारी की सारी सीटें उन्हें दे देंगे। यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता है, यूपी में कहते हैं कि लठ पैदा हो गया, वेस्टर्न यूपी में। यहाँ तो जब इन परिवारों में कोई बच्चा पैदा होते हैं, कहते हैं कि विधायक या सांसद पैदा हो गया। ये हालत है। एक जिले की 6-6 सीटों पे एक परिवार का कब्जा है। अभी अगर देखें तो एक परिवार, हालांकि उस परिवार में आपस में सिर्फ फुटबॉल है, चौटाला परिवार में या देवीलाल परिवार में, लेकिन 6 लोग चुनाव लड़ ही रहे हैं एक ही जिले में, सिरसा में अलग अलग सीट से, चाहे रानिया से हो चाहे डब्बाली से हो, वहाँ चुनाव लड़ ही रहे हैं। बिल्कुल, इनके एक्चुअल में इनके पास कुछ और करने को है नहीं। इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, इतनी मतलब निवेश आपको न्यूनतम करना और अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य है। और इतनी आप देखिए, कभी अध्ययन कीजिए, हरियाणा के नेताओं के पास हजारों करोड़ की दौलत है। 8-8 जगहों पे, 10-10 जगहों पे उनकी कोठियाँ हैं। विदेशों में उनका इतना एम्पायर खड़ा हुआ है, हम तो कल्पना करके डर लगता है। तो उस जो विरासत है ना, जो पैसे धेले की, उसको भी तो बचाना है। और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप राजनीति में रहिए। अब 350 करोड़ के मामला पकड़ा गया था कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, कहाँ गई वो जाँच? और आज वो भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ये बात तो कोई ये भी कह सकता है ना, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी 824 करोड़ का ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कहा गया कि जो 2 बिल्डर MR MGF की प्रॉपर्टी सीज हुई चुनाव के पहले, अभी मतलब खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है ना। हाँ। अभी भी हुई थी, 15-20 दिन पहले भी कार्रवाई वही अभी छापे हुए। और दूसरे, अभी रॉबर्ट वड्रा ने जो मोदी जी को चुनौती दी है सीधे कि आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए और केस बनाइए, लोग इन सारी चीज़ों को भी नोट करते हैं।
अब क्यों नहीं मोदी जी इस पे कह रहे? सही बात, 2014 में यही कह के आए थे हाँ। कि हमारी सरकार बनते ही रॉबर्ट वाड्रा को हम अंदर करेंगे, भेज देखिए, देंगे। 2014 का उनका एक बड़ा चर्चित बयान रहा है, वो भूल जाते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो जो एफिडेविट्स आते हैं कैंडिडेट्स के, चाहे वो मेरी पार्टी के हों, सबके लिए स्पेशल कोर्ट बना के उन पे मुकदमे चला के अंदर कर दूंगा। तो कौन सा अंदर हुआ है? शायद उस कड़ी में अगर चाहते तो कांग्रेस के बहुत सारे चले जाने थे ना। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? एक्शन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं हुई। और हरियाणा में अंजुम जी सबसे बड़ा प्रश्न क्या, लोग एक चेहरे को बड़ा शिद्दत के साथ तलाश रहे हैं, वो है मनोहर लाल खट्टर, जो उनको कभी कभार किसी ड्राइंग रूम में मीटिंग करते तो मिल जाते हैं। वो लोग उसको तलाश कर रहे हैं कि है कहाँ। हरियाणा का आदमी ढूंढता बहुत है, क्या करेगा ढूंढने के बाद ये बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे के। अब बेचारे को उनको बलि का बकरा बना दिया नायब सिंह सैनी को, लेना एक ना देना, तो बेचारे को उसके साथ सबकी सहानुभूति है उस बेचारे के साथ में। तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय चेहरा है नरेंद्र मोदी का, वो गायब है यहाँ से। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि बता दें। पहले तो वो कहते थे सिर्फ मुझे देखो और कमल को देखो, आज तो कोई नहीं कह रहा इस बात को। और खट्टर साहब जो है उनको टॉर्च लेके ढूंढना पड़ रहा है, वो मिल ही नहीं रहे हाँ, कहीं पे। ये बात सही है कि जैसे जहां मोदी जी को लगता है जीत की गुंजाइश है, वहां अपने भाषणों में कहते हैं कि आपका एक एक वोट सीधे मोदी को जाएगा। यहाँ से, हाँ, यहाँ से जो वोट दबाओगे ईवीएम पर सीधे मोदी को जाएगा। यहाँ मुझे लगता है, आज तो मैंने सुना भाषण कुछ देर उनका, मेरे ख्याल से 4 जो बड़ी सभाएं हुई है, कुरुक्षेत्र, गोहाना, आज पलवल, बीच में एक हिसार था। किसी भाषण में शायद ऐसा नहीं कहा। किसी भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा, और किसी भी भाषण में ये जिम्मेदारी लेते हुए वो नहीं दिखाई दिए कि तुम अगर यहाँ से हमें सरकार दोगे तो मोदी ही चलाएगा उसको। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार की विफलताएं यहाँ के स्थानीय नेताओं के कंधों पे डाल दी। इसको आप अपने पास ही रखिए। हाँ। उनके कंधों पे उन्होंने डाल दी हैं। तो अब तो वो सिर्फ, आज उनका लास्ट दिन था, जो बोल के गए हैं उस पर जनता कितना अमल करेगी ये तो आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव के जिताने की कोई गारंटी, जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं ली है, जबकि राहुल ले रहे हैं। देखिए, ये नेता इतने चतुर होते हैं, राहुल को पता है हरियाणा में सरकार आ रही है, नहीं तो वो भी मोदी जी की तरह 4 रैलियाँ ही करके जाते हैं यहाँ पे। अब वो पूरा हरियाणा इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि हरियाणा से ही कांग्रेस पार्टी देश में ये बदलाव का संकेत देगी कि हरियाणा से अब जो आंधी शुरू हुई राहुल हमारी, इसलिए भी कर वो रहे चल हो। रही है। एक बात ये भी तो हो सकती है, चूंकि इतना लगा कि आपसी सिरफुटौल है, मनमुटाव है, दलित की नाराज़गी हो सकती है, शैलजा के साथ जिस तरह से हुआ, या शैलजा चुपचाप घर में बैठ गई, या एक बयान जो वायरल हो गया जस्सी पेटवाड़ के इलाके में। तो राहुल गांधी, वो जो मैंने सवाल पूछा, रफू करने की भी कोशिश है, संदेश देने की कोशिश है कि हम एकजुट हैं। और एक थ्योरी और है, कुछ लोग मानते हैं कि उनको लगा कि माहौल कांग्रेस का है, तो भाई ये न लगे कि सारा हुडा ने जिता दिया तो हम भी जरा 4 दिन आ जाते हैं कि भाई ये माहौल है सर। जीत का नायक हर कोई बनना चाहता है। अब वो देखो, आप उन्होंने कहा कि ये मेरे बब्बर से लड़ जाते हैं, मेरा काम इनको एक साथ खड़ा करना है। राहुल खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, हरियाणा वो स्टेट है सर जो आर्थिक तौर पे किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। बीजेपी की भी थी, और अब अगर कांग्रेस आती है तो उनकी भी है। अगर पार्टी को खड़ा करना है, संसाधन चाहिए, तो हरियाणा में वो कुव्वत है कि हरियाणा उन संसाधनों को प्रोवाइड कराता है। और इस चीज़ के लिए हरियाणा जाना जाता है, हरियाणा के कई ज़िले जाने जाते हैं। तो हरियाणा पे बीजेपी की नज़रें इसलिए थी, बीजेपी इसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि हरियाणा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में अगर आपको ताकत दिखानी तो हरियाणा से भीड़ ले जानी पड़ेगी, पैसा चाहिए तो हरियाणा से ले जाना पड़ेगा, और कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है। इसलिए राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हरियाणा को नापने की कि हमारी सरकार यहाँ ना बने, और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही है। चलिए अब इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। सूरज डूबने वाला है, मध्यम होने वाला है। तो आखिरी सवाल त्यागी जी से, ये सूरज तो यहाँ डूब रहा है, शाम हो रही है, तो 8 तारीख को जब सूर्योदय होगा और उसके बाद ईवीएम से जब गिनती शुरू हो जाएगी, तो हमारा अंदाज़ा है कि लगभग 10 से 10:30 बजे सुबह, 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, 8:30 से ईवीएम। हालांकि चैनल तेज़ रफ्तार से बहुत कुछ आधा घंटा पहले फर्जीवाड़े से दिखा देते, लेकिन 10 साढ़े 10 तक मोटे तौर पर तस्वीर साफ़ हो जाएगी रुझानों की। तो आप लोग को ये खतरा भी हो सकता है कि आप लोग इतना विश्लेषण में साफ 50, 55, 60 कुछ कह रहे हैं, और उस दिन कहीं उलट गया मामला, तो फिर कहेंगे लोग, सब लोग, कि अजीत अंजुम भी त्यागी जी से क्यों बात कर रहे थे, धर्मेंद्र तिवारी भी क्यों कर रहे थे। नीचे कमेंट में लिखेंगे कि ये सारे कांग्रेस के पक्षधर लोग घूम रहे थे। हाँ, हरियाणा के जो भूमिपुत्र पत्रकार हैं वो ये कहने से कतई नहीं झिझक रहे। हो सकता है दिल्ली के पत्रकार थोड़ा सा
जोखिम नहीं ले रहे। बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा कि नहीं मैं फिगर नहीं बताऊंगा, मैं ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन हम तैयार हैं उसके लिए। हमें यहाँ के लोगों से रात दिन मिलना है, इनसे बातचीत हो रही है हमारी, और अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो मैं ये हरियाणा की हार मानूंगा, मेरी हार नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया। और हमें ये जो समझने का दावा इनको करते हैं, तो इनकी प्रतिष्ठा भी दाव पे है कि हमने गलत तो नहीं समझ लिया कहीं। लेकिन हरियाणा का स्वभाव ये कह रहा है कि जो 11 बजे जो सूर्य उदय तो हो जाता है सुबह, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे के करीब एक सूर्य ऐसा है जो थोड़ा सा अस्ताचल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेगा। आपका ये आखिरी कमेंट इस पर, क्योंकि इस वीडियो के नीचे बहुत लोग लिखेंगे। पॉलिटिकल जो प्रिडिक्शन होती हैं, 400 पार नहीं आई तो प्रशांत किशोर देश छोड़ के चला गया क्या, या 300 पार उन्होंने कहा था बीजेपी करेगी अपने दम पर। 300 पार तो पोल प्रिडिक्शन वो लोग करते हैं सर, उन्होंने तो देखा भी नहीं था पूरा देश, वो सिर्फ बातें होती हैं। लेकिन हम तो सर 4 घंटे में आप पूरा हरियाणा नाप सकते हो सर, कहीं भी। मैं त्यागी जी से सुबह बात करके निकलता हूँ, मैं हरियाणा के किसी भी कोने में जाके वापस रोहतक आ लेता हूँ सर। हरियाणा उतना बड़ा स्टेट नहीं है, 22 ज़िले यहाँ पे हैं और बहुत थोड़े थोड़े अंतराल में हैं। हरियाणा को हम बखूबी समझते हैं। आप तय मानिए कि 8 तारीख को प्रदेश में एक नई सरकार बनने जा रही है, जिसके कंधों पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला गया है बनने से पहले, और उनके लिए वायदों और गारंटियों का बोझ बहुत चुनौती डाला नहीं गया, उन्होंने अपने कंधे पर वो बोझ ले लिया। वो इसलिए ले लिया है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो बाद में ये बहाना नहीं सुनना चाह रहे थे कि ये कर देते तो हो जाता, तो उन्होंने सब कुछ कर दिए। जैसे आदमी को कई बार भाई 100 गज का प्लॉट का वादा कर दिया, खाली ये नहीं कहा 100 गज पे 3 फ्लोर बना के देंगे। जी बिल्कुल, यही बच गया। हाँ, 3.5 लाख रुपए देंगे, लेकिन 3.5 लाख रुपए देंगे, 2 बेडरूम का मकान बना के देंगे। तो उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिसके लिए अपने बजट में अपनी गारंटी में कुछ न कुछ शामिल ना किया हो। और में पिछड़ा वर्ग को दिए भी थे, प्लॉट्स तो दिए गए। कांग्रेस ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि भाई ये कर लेते तो ये हो जाता। तो वो वाली सिचुएशन पे चुनाव है ये, और ये हमारे सीखने समझने का भी चुनाव है। हर चुनाव में हम सीखते समझते हैं। जब हमने हरियाणा में 5-5 कही थी, हमारे घर वालों ने भी मजाक उड़ाया था एक बार, तो बोले ये 10 कह रहे हैं, हो सकती 8 ही आ जाए इनकी। 5-5 कौन सा आंकड़ा है, आप देखिए 5-5 आई थी। मैं त्यागी जी 55 ले जाते हैं, मैं कहता हूँ बुरे से बुरी सिचुएशन में हरियाणा का चुनाव 51 से कम सीट नहीं आएगी कांग्रेस को, और 51 से बढ़ के ये 61 भी हो सकते हैं सर, और ये 71 भी हो सकते हैं। 71 तो बहुत ज्यादा जा रहे हो आप सर। 85 आई हैं इस प्रदेश में। 67 आई थी 2005 में ही वैसे। हाँ, 85 आई थी 87 में सर। हाँ, वो उस समय की स्थिति आज की स्थिति अलग है वैसे। जो पुराने लोग हैं वही सारा यूं का यूं सर एंटी इनकम्बेंसी है, यूं की यूं वेव है सर, यूं का यूं माहौल है। 87 में जो लोग हैं उनसे पूछिए आप, जैसा प्रदेश में आज माहौल है वैसा ही उस समय भी माहौल था। कांग्रेस इससे अच्छी सिचुएशन में नहीं हो सकते। अगर ये अब सरकार नहीं बना सकते तो आप यकीन मानना ये देश में कहीं सरकार नहीं बना सकते। चलिए 87 का जिक्र कर रहे हैं तो चौधरी देवीलाल का जिक्र उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री बने थे और देवीलाल का दौर त्यागी जी ने बहुत देखा होगा। और उसके बाद फिर वो उप प्रधानमंत्री जब बने तो हवाले यहाँ ओम प्रकाश चौटाला को किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ 5 बार चौटाला अलग अलग समय मुख्यमंत्री रहे। और अभी चौटाला के परिवार के लोग, उनके 2 बेटे अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बच्चे भी चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है उनके लिए इस बार अस्तित्व की लड़ाई जैसी इस चुनाव में है। 5 साल बाद फिर उठ खड़े होंगे, लेकिन इस बार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अस्तित्व की लड़ाई है, वजूद बचाने के लिए दोनों प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो दल हैं, दोनों दलित पार्टियां, उनको साथ लेके चलें कि भविष्य के लिए एक मैसेजिंग हो जाए कि हम लोग मिलजुल के कभी ना कभी सरकार बना लेंगे। और मेरी ये समझ है कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स कभी पूरी तरह मरती नहीं, देर सवेर इनमें कभी भी जान आ सकती है। इस देश में चौधरी बंसीलाल की वापसी हुई, इस प्रदेश में आपातकाल के बाद, महम कांड के बाद ओम प्रकाश चौटाला की वापसी हुई, इसलिए कितने बड़े कलंक के साथ भी लोगों की वापसी हो जाती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भविष्य इनका नहीं है, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं है। चलिए बहरहाल, तो अब शाम हो चुकी है, रोशनी कम हो चुकी है। अब हम 8 तारीख के उजाले का इंतज़ार करेंगे, सूर्योदय, और उसके बाद दोपहर में क्या होता है उस पर नज़र होगी। बहुत रिस्क लेके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं 8 तारीख को क्या होता है। दर्शकों की भी नज़र होगी, हम पर भी नज़र है लोगों की। मैं इतना घूम रहा हूँ नीचे, बहुत गालियाँ ट्विटर पर और फेसबुक पर और यूट्यूब के कमेंट में। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद या देख रहे लोग भी नीचे बहुत सारे कमेंट लिखेंगे, इनके, हमारे और सबके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगले 1 सप्ताह का वक्त बाकी है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे।
दूध का दूध, दूध का पानी। अगर सब गलत हुए तो लगेगा समझने में गलत हुए, और अगर सही हुए तो समझिए कि सही समझ रहे थे। तो फिलहाल इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।